हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एट बी चैनल। दिस इज़ आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को। इसके 4th पार्ट की वीडियोस में हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरह से हुआ। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर रखा है लास्ट की वीडियोज़ में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट चैनल में। और बाकी के सब्जेक्ट के वीडियोस भी बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे, समथिंग लाइक साइंस वगैरह का और मैथ का, और आप कहेंगे तो इंग्लिश का भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग क्लासेस। एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट के वीडियोस जो है कवर करेंगे। चलिए इस पार्ट की वीडियोस में हम लोग देखते हैं 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, यानी जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशंस विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। यानी कि 1848 के बाद जब यूरोप में राष्ट्रवाद और जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था, उसी समय राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व को हासिल करने के लिए जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, वो सबके नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग थी जो उसका यूज किया। इस प्रक्रिया में अगर हम लोग देखें तो जर्मनी इटली एकीकृत होकर एक एक राज्य बन गए, राष्ट्र राज्य बन गए। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो मिडिल क्लास के जर्मन में भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। और 1848 में जो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अगर राष्ट्र निर्माण की यह जो कंजर्वेटिव पहल थी, जो 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 लिबरलिज्म की पहल थी, उसमें जो है राजशाही और फौज की ताकत जो है इन लोगों ने मिलकर इसको दबा दिया। उसके बाद जो पर्सिया के बड़े बड़े जंकर्स थे, जंकर्स में होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, इन लोगों ने मिलकर भी समर्थन करते हैं ये लोग किसका, राजशाहियों का यानी मोनार्कियों का और फौज का। तो इस वजह से जो लिबरलिज्म के लोग थे ना, उनके इस राष्ट्र निर्माण की बातों को दबा के रख देते हैं। बाद में जो है पर्सिया के नेशनलिज्म का जब यूनियन बना तो उसके जो रिवॉल्यूशन हुए उसने जो है नेतृत्व को संभाल लिया। उसका प्रमुख जो मेन जो मिनिस्टर था वो ऑटो वान बिस्मार्क था। इस प्रक्रिया का जनक भी था वो, और जिसने पर्सिया की सेना और नौकरशाही की भी मदद ली थी। 7 वर्ष के दौरान, लगभग 7 ईयर्स के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन तीनों से जब युद्ध हुआ, वार हुआ, तो इन तीनों में जो है पर्सिया की जीत होती है। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। 1871 में वर्साय में एक समारोह में जो है पर्सिया के जो राजा थे विलियम फर्स्ट, इनको जो है जर्मनी का जो है एम्परर या सम्राट घोषित किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग, अगर देखें तो 18 जनवरी को 18 जनवरी 1871 की सुबह जो है बहुत ज़्यादा ठंडी थी। उसी दिन जो है जर्मन के जो राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और जो मेन जो उनके मिनिस्टर थे जैसे ऑटो वान बिस्मार्क, इन सब के साथ पर्सिया के जो है इम्पॉर्टेंट जो है मिनिस्टर की एक बैठक जो है वर्साय के एक ठंडा शीश महल था, मतलब हॉल ऑफ मिरर्स, यानी पूरा शीशे का था। बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम भी था तो ठंडा शीशा, आप तो पता ही है बहुत ज़्यादा ठंडा ही रहेगा। इसमें बैठक होती है। इस सभा में जो है पर्सिया के जो काइजर विलियम फर्स्ट थे, वो उनके नेतृत्व में जो है नए साम्राज्य की जर्मनी में घोषणा की जाती है कि भाई जर्मनी आज से अब नया साम्राज्य बन गया। बात करें जर्मनी में तो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो पर्सिया के जो राज्य की शक्ति की थी ना, वो उसके प्रभुत्व को दर्शाता था। मतलब जर्मनी में जो यह राष्ट्र बना वह जो है यह जो इसकी प्रक्रिया थी, पूरा प्रोसेस था, वो सब जो है पर्सिया का जो राज्य था उसके जो है पावर को दिखाता था कि हाँ किस तरह से पर्सिया ने ये सब बनाया है। जो न्यूली जो राज्य थे, जो नए राज्य थे, वो जर्मनी की जो मनीष थी, जो मुद्राएं थी, जो बैंकिंग और कानूनी था, न्यायिक व्यवस्था थी, इन सब को जो है मॉडर्नाइजेशन पे करने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ये लोग। और पर्सिया के द्वारा जो कदम उठाए गए थे उसकी जो कार्रवाइयाँ बाकी थी
यह सब जो है जर्मनी के लिए एक मॉडल बनता है कि हाँ यार इसने तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब हम लोग देखेंगे 4.2 में इटली, यानी इटली यूनिफाइड, यानी इटली कैसे, मतलब किस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो बिल्कुल सेम लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। Italians was scattered over several dynasties, states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of Bourbon kings of Spain. Even the Italian language had not acquired one common forms and still had many regional and local variation. यानी अगर बात करें जर्मनी की इटली की, तो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था और इटली में अनेक जो है वंशानुगत, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मोनार्कियों का शासन होता है उस तरह के राज्यों का, और बहुत बहुराष्ट्रीय यानी बहुत ज़्यादा हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। आप उसके बाद 19वीं सदी की अगर बात करें हम लोग, तो 19वीं सदी के मध्य में इटली जो है 7 स्टेट में बटा हुआ था, 7 पार्ट में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांड में जो है इतावली राजघराने का एक शासन रहा हुआ करता था। अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ साइड में ऑस्ट्रियाई जो हैब्सबर्ग के लोग थे उनके अधीन था यह जो भाग था, जब इटली का नॉर्दर्न पार्ट यह जो है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के कंट्रोल में था। जो मिडिल का इलाका था वो जो उस पे पोप का शासन था, और जो साउदर्न पार्ट था वहाँ पर स्पेन के बुर्बो के जो राजा हुआ करते थे बर्बन, उनके अधीन हुआ करता था। इतावली भाषा ने भी अगर हम लोग देखें तो साझा रूप हासिल नहीं किया था, और इतावली का मतलब इटली लैंग्वेज, ठीक है, और अभी तक उसके बहुत सारे क्षेत्र और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1813 के दशक में अगर देखें तो जुत्सेपे मैत्सिनी इन्होंने जो है एकीकृत इटलियन जो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं उनके लिए जो है एक सुविचारित, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने जो है अपने जो है जितने भी उसके एम थे कंट्री को लेके, वो सब प्रसार करने के लिए, बांटने के लिए, फैलाने के लिए यंग इटली नाम का एक जो है प्राइवेट वाला कम्युनिकेशन यानी संगठन भी बनाया था। 1831 में बात करें और 1848 में बात करें तो जो क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से जो युद्ध के जरिए जो इतावली के जो राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई थी। इस क्षेत्र के जो शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत थे, वो सब इटली उनके लिए जो है आर्थिक विकास और जो है राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। जो मंत्री प्रमुख हुआ करते थे काबूल, जिसने जो है इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले बहुत सारे आंदोलनों का लीडरशिप निभाया था। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई था। तो इतावली अभिजात जो सेक्शन था, सोसाइटी था, उसके तमाम जो अमीर और जो एजुकेटेड मेंबर थे, वो मतलब मेंबर की तरह वह जो है इतावली भाषा से कहीं फ्रेंच बोलता था, कहीं कुछ बोलता था, और कहीं इतावली से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से तो फ्रेंच लैंग्वेज प्रयोग करता था। तो फ्रांस से जो सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि हुई, जिसके पीछे जो है काबूल का हाथ था, और सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब भी हो गया था। नियमित रूप से अगर हम लोग देखें तो जो रेगुलर सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनके अलावा जुत्सेपे गैरिबाल्डी ने जो है नेतृत्व में भी भारी संख्या में जो है स्वयं सेवकों का, जो खुद ही देश के लिए आगे बढ़कर आते हैं, सशस्त्र स्वयं सेवकों को भी शामिल करता है, और वो लोग भी इस युद्ध में भाग लेते हैं। 1860 में वे सब जो है साउथ के इटली और सिसिलियो के जो स्टेट थे उनमें एंट्री कर जाते हैं। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए जो वहाँ के लोकल फार्मर थे उनका समर्थन भी ये लोग पा जाते हैं। 1861 में इमैनुअल जो सेकेंड था उसके एकीकृत इटली का उसको ही राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें अनएजुकेटेड इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, अभी भी वो लोग जो है उदारवादी राष्ट्रवादी विचार जो धारा होती है उससे वो लोग अननोन थे, मतलब वो लोग जानते नहीं थे कि व्हाट इज़ दिस।
तो दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में ना तो कभी सुना ही था और ना ही वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक फिगर देखेंगे, फिगर नंबर 14। तो इसमें देखिए फिगर नंबर 14 में पहले 12 देखिए, ये मैप है किस तरह से जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो पर्सिया को देखिए आप लोग 1866 के पहले कैसा ये फैला हुआ था, और फिर जब ऑस्ट्रो पर्सिया का जो वार हुआ था 1866 में, तो उसके पहले पर्सिया कैसा था। तो ये फिगर से, ये आप मैप से आप लोग देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब देखिए ये 13, फिगर नंबर 13, यह एक कॉमेडी टाइप का फिगर बनाया गया है, व्यंग टाइप का, जिनमें जर्मन राइक स्टैग जो है कि संसद में, पार्लियामेंट में ऑटो वान बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870 का यह मतलब फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है। गतिविधि आपको एक्टिविटी में कहा गया है कि इस व्यंग चित्र का वर्णन करिए कि इसमें बिस्मार्क और सांसद के जो निर्वाचित डिप्टीज के बीच में किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यहाँ पर जो फिगर मैन है, जो पेंटर है, जो फिगर बनाया हुआ है, वो जो है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है। तो सिंपली आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये किस तरह से सबके ऊपर मोनार्की वाला सिस्टम लागू करना चाहता है। हाथ में किस तरह से ये रस्सी वाला, वो जो पिटाई करने वाला कड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, कोड़ा होता है, तो उससे किस तरह से ये जो है लोगों को धमका रहा है। तो यही इसमें बताया गया। तो ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 4.3 में हम लोग देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला ऐसा ब्रिटेन में कौन सी घटना घट गई, यानी ब्रिटेन की अजीब दास्तान। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव एग्रीड इज ग्रेट ब्रिटेन। In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It was the result of long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. यानी कि कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने तर्क दिया है कि जो राष्ट्र या राज्य का जो मॉडल था, या फिर जो आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, ये सब जो है ब्रिटेन में जो है राज्य का जो निर्माण है वो अचानक कोई जो है नहीं हुई है, या कोई अचानक उथल पुथल हो गया, या कोई रिवॉल्यूशन हो गया, उसका रिजल्ट नहीं था कि ब्रिटेन अब राष्ट्र बन गया, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था बहुत ज़्यादा। और 18वीं सदी के पहले की बात करें तो ब्रिटेन जो है राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन जो है कॉन्टिनेंटल में रहने वाले लोगों जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान जो है इथनिक थी। इथनिक का मतलब होता है नृजाति। इन सभी जातियों का अगर हम लोग इनके ग्रुपों की अपनी अपनी सांस्कृतिक चीज़ें हुआ करती थी, राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश जो आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत या फिर अहमियत या फिर सत्ता में वृद्धि हुई, तो वो जो कॉन्टिनेंटल के आसपास के एरिया थे वहाँ अन्य राष्ट्रों पर अपना पावर दिखाने में सफल हो जाते हैं। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो आंग्ल जो संसद था, पार्लियामेंट था 1688 में, वे जो है राजतंत्र से जो है ताकत छीन लेते हैं। आंग्ल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आंग्ल का मतलब होता है इंग्लिश, यानी जो अंग्रेज लोगों का शासन था। ठीक है, तो इस जो पार्लियामेंट के इस माध्यम से जो एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसके सेंटर में कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो है एक्ट ऑफ यूनियन यानी 1707 से जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है कंपोजिशन होता है, गठन होता है। इससे जो है इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना पावर जमाने में सफल हो जाता है। इसके बाद ब्रितानी सांसद में जो है इंग्लिश सदस्यों का यानी अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है और इनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह होता था कि जो स्कॉटलैंड की जो खास संस्कृति है और जो राजनीतिक संस्थानों को जो है योजनाबद्ध तरीके से काफ़ी प्लान करके इनको दबा दिया गया। स्कॉटिश में अगर हॉलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया करते थे, उन्हें ज़बरदस्ती जो है दमन का सामना करना पड़ता था, उनको दबा दिया जाता था, धमका दिया जाता था, मार दिया जाता था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा में बोलने या फिर अपनी कोई नेशनल जो ड्रेस होती थी उसको पहनने पे रोक लगा दी गई थी, मनाही थी। उनमें जो है बहुत सारे लोगों को अपना देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया था। कौन से लोग होंगे बेचारे? वो वही लोग होंगे जो उनको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। वह देश के कैथलिक और प्रोटेस्टेंट जो आपके रिलीजियस जो ग्रुप थे उनमें जो है बहुत ज़्यादा वो डिवाइड हुआ करता था, मतलब बटा हुआ करता था।
अंग्रेज़ों ने जो है आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो बहुत सारे कैथोलिक देश पर प्रभुत्व जो लोग थे, वो सब जो है कैथोलिक देश पर अपना उन लोगों का पावर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर हम लोग ब्रिटेन के पावर की बात करें, उसके प्रभाव की बात करें, तो उसके विरुद्ध जो भी कैथोलिक विद्रोहों ने जो है निर्ममता से उनके साथ व्यवहार किया था, उन सब लोगों को कुचल दिया जाता है। वोल्फटून और उसकी जो यूनाइटेड आयर मिशन यानी कि 1798 की अगुवाई में असफल जो विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था, मतलब उस एरिया पे कब्जा कर लिया गया था। एक नए ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर किसका संस्कृति जो है ज़्यादा फैली हुई थी, वो इंग्लैंड वालों की, या आंग्ल मीन्स होता है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लैंड वालों का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के जो साइन वगैरह थे, जो ब्रिटेन का फ्लैग था, यूनियन जैक जिसको कहते हैं, और जो नेशनलिज्म था, जो नेशन वाले गाने थे, सॉन्ग थे, जिसको गॉड सेव आवर नोबल किंग, इन सबको जो है खूब बढ़ावा दिया जाता है। और जो पुराना जो राष्ट्र इस संघ में था, उसमें मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए थे, मतलब इनका कोई सपोर्ट ही नहीं था और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं हुआ करती थी। अब हम लोग फिगर की बात करते हैं। निर्जाति एक मीनिंग आई थी, इसका मतलब होता है ना, एक ऐसा नस्ल जो है या एक ऐसी जनजाति जिसके जो सांस्कृतिक स्टार्टिंग है, जिसका जो सांस्कृतिक है, उसका किसी भी कोई समुदाय जो है कोई पहचान नहीं मानता है, मतलब ना वो ब्रिटेन को मानता है, ना इंग्लैंड वालों को मानता है, ना ही किसी प्रकार के लिबरलिज्म को मानता है। तो इस तरह की जो ग्रुप था ना लोगों का, इस तरह की संस्कृति में रहने वाले, तो उन लोगों को इथनिक बोला गया है, निर्जाति बोला गया है। बॉक्स नंबर आप देख सकते हैं 2 में, जिस पे गैरीबाल्डी है 1807 से 1822 तक। संभवतः जो है इटली के ये जो है फ्रीडम सेनानियों में से सबसे ज़्यादा मशहूर रहे हैं। इनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो कोस्टल वाले क्षेत्रों में जो बिजनेस व्यापार था, उसमें ये लोग जुड़े हुए थे, और यह स्वयं से व्यापारिक नौसेना में एक नाविक हुआ करते थे। 1833 में इनकी मुलाकात मैथ्सिनी से होती है, जो यंग इटली आंदोलन से जुड़ा था, और 1834 में पीडमांड के जो गणतंत्री विद्रोह था, उसमें इन लोगों ने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया था, लेकिन गैरीबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह जो है 1848 तक रहते हैं, बाहर भाग के रहते हैं, अपने देश को छोड़ के रहते हैं। 1854 में इनको जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड का समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। 1860 में गैरीबाल्डी ने जो है साउथ इटली की तरफ जो है एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान ग्रुप लेके नेतृत्व किया था, और इस अभियान में जो स्वयंसेवक थे वो लोग जुड़ते चले गए, और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट के नाम से भी लोकप्रिय हुए थे, पॉपुलर हुए थे। 1867 में गैरीबाल्डी के लीडरशिप में जो स्वयंसेवकों की एक सेना थी, वो पेपल राज्यों से लड़ने के लिए रोम गई, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक की टुकड़ी भी तैनात थी। रेड शर्ट, फ्रांसीसी और पेपल ये सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब पर्सिया के युद्ध के दौरान जब फ्रांस ने जो है रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाके पेपल राज जो था वो अंततः इटली में ही शामिल हो जाता है। फिगर नंबर 15 में आप लोग देख सकते हैं गैरीबाल्डी हैं सार्डिन या पीडमांड के राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड को ये जो है इटली नाम का एक जूता बूट पहनाने में मदद कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन फिगर है 1859 में। तो यहाँ पर ये आपका जो है ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगली पार्ट में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्र की दृश्य संकल्पना यानी विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी राष्ट्र की कैसे लोगों ने कल्पना की कि कैसे हमारा राष्ट्र होना चाहिए और किस तरह से उसको विकसित करना चाहिए, कैसे लोगों के राइट मिलने चाहिए। ये सब हम लोग आगे वाली पार्ट की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।